Good morning, students. Welcome to Nathan Online Classes. In today's video, we are going to discuss the further part of our chapter. So, in this, we are going to discuss the development of resources. इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी रिसोर्सेज के टाइप्स के बारे में कि किस तरह के रिसोर्सेज होते हैं, स्टॉक्स, रिजर्व्स, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज मतलब कि रिसोर्सेज का इम्पोर्टेंस क्या है और रिसोर्सेज को हम लोग ने किस तरह से बिना सोचे समझे अंधाधुंध तरीके से इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ किया हुआ है, राइट। और उसकी वजह से क्या होता है, रिसोर्सेज को का बहुत नुकसान हो चुका है पूरे वर्ल्ड लेवल पे। तो इस सेगमेंट में हम लोग समझेंगे कि हमें रिसोर्सेज को किस तरह से यूज़ करना चाहिए by considering the fact that the same resources are going to be used by the future generation also. And if we do not use the resources in a smart way, if we do not use the resources on being serious, if we do not use the resources with being more responsible, then there will be problems for future generation. So इस सेगमेंट पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स रही हैं और उसके लिए हम लोगों ने क्या एफर्ट्स डाले हैं, क्या चीज़ें की है कि उससे जो डेवलपमेंट है रिसोर्सेज का या जो रिसोर्सेज का कंजर्वेशन है वो हम लोगों ने किस हद तक सही कर पाए हैं, ठीक है। तो देखिए, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन survivals well as for maintaining the quality of life. So human being used them indiscriminately and this has led to many problems, ठीक है। तो हम लोगों ने उसको अंधाधुंध तरीके से यूज़ किया है और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोग को फेस करनी पड़ रही हैं। तो पहले वो प्रॉब्लम्स देख लेते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करनी पड़ी। तो आप लोग को ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी बिकॉज ऑफ आर इनडिस्क्रिमिनेट यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। तो सबसे पहला जो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो ये है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। तो रिसोर्सेज का ज़्यादातर जो नुकसान हुआ वो किसकी वजह से हुआ कि बहुत ही कम लोगों के लालच को पूरा करने के चक्कर में हम लोगों ने रिसोर्सेज की बहुत हानि पहुंचाई, रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा नुकसान किया या बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ किया खाली कुछ लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। उसके बाद एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। ये ध्यान रखना कि मतलब जो रिसोर्सेज है वो सारा केवल कुछ गिने चुने हाथों तक सीमित रह गया, मतलब कुछ गिने चुने लोगों तक सीमित रह गया। तो वो गिने चुने लोगों तक एक्यूमुलेट हुआ है विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इंटू टू सेगमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल रिच एंड पुअर और हैव्स एंड हैव नॉट्स, ठीक है। तो जब रिसोर्सेज कुछ हाथों तक सीमित रहेंगे तो ऑफ कोर्स सोसाइटी विल बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। एक ग्रुप रहेगा जिसके पास रिसोर्सेज होंगे, जो अमीर होगा और जिसके पास सभी सुविधाएं, सभी फैसिलिटीज़ होंगी, और दूसरा ग्रुप होगा जिसके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, ठीक है। और थर्ड है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज has led to global ecological crisis such as global warming। अब जो इसका जिस तरह से हम लोगों ने इसको अंधाधुंध तरीके से यूज़ किया है विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमने इसको यूज़ किया तो उससे और भी कई प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़े, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन लेयर डिप्लेशन है, environmental pollution and land degradation. So these are the things, these are the problems that we have to face for the indiscriminate use of resources. And if the present trend of resource depletion by a few individuals and countries continues, the future of our planet is in डेंजर। तो अगर इसी तरह से हम लोगों ने रिसोर्सेज को यूज़ करते रहे, हम लोग बिना किसी जिम्मेदारी के, बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के, इसी तरह से अंधाधुंध तरीके से अगर हम लोगों ने इसको यूज़ करते रहे तो आने वाले जनरेशन के लिए और इस पूरे प्लैनेट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा घातक होगा, बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा। सो देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज़ एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। तो इन्हीं सब समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए और इन ऑर्डर टू रिजॉल्व ऑल दीज इश्यूज वी हैव टू हैव अ रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। हम लोग को प्लानिंग के साथ रिसोर्स का यूज़ करना है। वो प्लानिंग क्या हो सकती है, उसके लिए बहुत वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी समिट्स हुई हैं, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेज होते हैं जिसमें हम लोग डिसाइड करते हैं कि किस तरह से हमें रिसोर्सेज को यूज़ करना है सो दैट प्रेजेंट जनरेशन के साथ साथ फ्यूचर जनरेशन के जो इंटरेस्ट्स है हम उसको सेव कर पाएँ, राइट। तो अब देखते हैं हम लोग रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है। तो रिसोर्स प्लानिंग मैंने आपको बता दिया कि प्लान्ड तरीके से रिसोर्सेज के यूज़ करना ही
रिसोर्स प्लानिंग होगी। अब प्लान्ड क्या है, मतलब जिसमें कि वी आर एबल टू सेटिस्फाइड द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन बाय कंसिडरिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन एज वेल। ठीक है, तो रिसोर्स को इस तरह से यूज़ करना कि हमारे प्रेजेंट जनरेशन की सारी ज़रूरतें पूरी हों, और इसके साथ साथ जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है उसकी ज़रूरतों का भी हम ध्यान रखें। तो उस अगर हम उसको प्लान तरीके से यूज़ करते हैं या प्लान तरीके से रिसोर्सेज को हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो वही रिसोर्स प्लानिंग होगा। तो देखो, प्लानिंग इज़ वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। तो एक न्यायपूर्ण तरीके से हम लोग अगर हम रिसोर्सेज की यूज़ करते हैं, वही रिसोर्स प्लानिंग है। तो वाई डू वी नीड अ रिसोर्स प्लानिंग? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम लोग को रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत क्यों है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो देखो, इट हैज़ importance in a country like India, which has enormous diversity in the availability of the resources। तो सबसे पहले तो इंडिया के जैसे कंट्रीज़ में रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो है जो रिसोर्सेज है वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी अपने आप में लिए हुए। मतलब वो ऐसा नहीं कि एक ही तरह का रिसोर्स इंडिया के अंदर है। इंडिया के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और अलग अलग रीजन में अलग अलग रिसोर्सेज पाए जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है उनके अंदर। तो हमें उसमें एक बैलेंस क्रिएट करना है, राइट। तो वो कब हो सकता है? जब हम एक प्लानिंग के तहत उसको यूज़ करें। when we use the resources in a planned way, then only we can find out a strategy to use it in a use it for the betterment of the society। तो देखो, अब इंडिया के अंदर क्या क्या इश्यूज़ है। there are some regions which can be considered self-sufficient in terms of the availability of the resources, and there are some regions which have acute shortage of the same of some resources। मतलब कुछ इंडिया के अंदर कुछ रीजन्स ऐसे हैं, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे रिसोर्सेज के मामले में वो सेल्फ सफिशिएंट है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उनके पास इनफ अमाउंट में रिसोर्सेज हैं। बट एट द सेम टाइम देयर आर मेनी स्टेट्स जहाँ पे रिसोर्सेज अनअवेलेबल है, जहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो हमें एज अ कंट्री सभी स्टेट्स का ध्यान रखना है, क्योंकि सभी स्टेट्स में हमारे लोग रहते हैं, एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। सो दैट्स वाई रिसोर्स प्लानिंग इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल झारखंड, छत्तीसगढ़ के अंदर क्या है, ये सारे राज्य क्या है, इनके अंदर मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, मिनरल्स, कोल्स। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छी सफिशिएंट अमाउंट में है, लेकिन और रिसोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, टेक्नोलॉजी का अभाव है। ठीक है, इसी तरह से राजस्थान क्या है, वो बहुत रिच है किसमें? सोलर एनर्जी। राजस्थान क्या है, जो हमारे वेस्टर्न स्टेट्स है, राजस्थान है, गुजरात है, यहाँ पे क्या है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी को बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे रिसोर्सेज में। बट अब वहाँ पे किस चीज़ का शॉर्टेज है? वाटर रिसोर्सेज का, राइट। तो इस तरह से हमें एक प्लानिंग करके चलना होगा, क्योंकि कई स्टेट्स में एक कुछ खास तरह के रिसोर्सेज मिलते हैं, बट हर तरह के रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं। तो वी हैव टू सेव फॉर फ्यूचर जनरेशन एंड टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अगला क्या प्रॉब्लम है कि हमें जो रिसोर्सेज यूज़ करने हैं उसको इस तरह से यूज़ करना है कि हम लोग उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेव कर सकें। ठीक है, एंड टू रिड्यूस द रीजनल एंड पर्सनल डिस्पैरिटी, एंड द अदर वन इज़ टू कंट्रोल ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। हमें रिसोर्स प्लानिंग इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम उसको इस तरह से यूज़ कर सकें, सो दैट वी कुड कंट्रोल द ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, ग्लोबल वार्मिंग, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ये सारी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए ही हमें रिसोर्स प्लानिंग करनी चाहिए, सो दैट वी कुड ओवरकम ऑल दीज इश्यूज़। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में कि हाउ रिसोर्स प्लानिंग इज़ डन इन इंडिया। देखो, इसके पहले मैं तुम लोग को बताया कि रिसोर्स प्लानिंग ज़रूरत क्यों है, कि ज़रूरत क्या है इसकी, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है, और रिसोर्सेज को हमें यूज़ करने का एक बेहतर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और रिसोर्सेज को हम तब बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, या उसका वी कैन गेट द बेस्ट ऑफ द रिसोर्सेज इफ़ वी हैव द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ technology with us, available with us. If we don't have the technology, if we have the resources only, resources are raw, right? We have to convert them into a usable thing, and we can do that only with the availability of technology। So technology का भी अपना बहुत बड़ा रोल है, और इसी कॉन्टेक्स्ट में महात्मा गांधी का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। उन्होंने दिया था कि जब हम लोग रिसोर्सेज को अंधाधुंध तरीके से यूज़ करते हैं, उसके ऊपर महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट बोला हुआ है, दैट यू नीड टू रिमेंबर, बिकॉज इट एट टाइम्स इट इज़ आस्क्ड इन योर एग्ज़ाम, दे विल गिव यू द स्टेटमेंट
and they will ask you who said that. So the famous statement made by Mahatma Gandhi was, there is enough for everybody's need. ठीक है, हमारे कंट्री में सबके इतना रिसोर्सेज है, इतनी चीज़ें हैं कि वो सबके लिए सबकी ज़रूरतों को पूरा कर सकती हैं. देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड. मतलब रिसोर्सेज हमारे पास इतने हैं कि सबकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है, बट किसी की लालच को पूरा नहीं किया जा सकता है. दैट्स दी वन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. जो अभी हम देखते हैं कि रिसोर्सेज जो एक कुछ हाथों में सीमित रह चुका है बिकॉज ऑफ ग्रीड ऑफ some small group of people, the whole country or the whole world is facing the problems in terms of usage of resources. तो महात्मा गांधी का ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में. आगे हम देखेंगे कि रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में किस तरह से हो रही है. देखिए, रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स. अब रिसोर्स प्लानिंग के अंतर्गत क्या क्या मैकेनिज्म होते हैं, चीज़ें क्या क्या होती हैं, वो किस तरह से हम करते हैं उसको, वो हम देखते हैं. उसके अंदर क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं रिसोर्स प्लानिंग के अंतर्गत, वी आइडेंटिफाई means identification and inventory of resources across the regions of the country. सबसे पहला प्रोसेस ये है कि सभी स्टेट्स सभी रीजन्स में हम लोग ये आइडेंटिफाई करें, ये खोज करें, ये डिस्कवरी करें या ये इन्वेंशन करें कि किस तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे पास. तो इसके अंदर क्या क्या हो सकता है. दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज. ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया. दूसरा हम लोग क्या करते हैं रिसोर्स प्लानिंग में, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोर्ड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी. तो एक प्लानिंग स्ट्रक्चर हम बनाते हैं जिसके अंदर टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है. नॉट ओनली द टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो देखो, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोर्ड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स. ठीक है, तो हम लोग एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके अंतर्गत हम लोग टेक्नोलॉजी को, स्किल्स को और इंस्टीट्यूशनल सेटअप को, इंस्टीट्यूशंस को इस तरह से सेटअप करते हैं ताकि रिसोर्सेज को हम लोग कन्वर्ट कर सके यूजेबल प्रोडक्ट में. उसके बाद मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स. तो हमारा जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है उसको हम लोग एक अपने नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच करेंगे ताकि वो दोनों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए. अब अगला कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यू नीड टू अंडरस्टैंड क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो मैं तुम्हें सीधे शब्दों में बता दूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है टू यूज़ द रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट वी आर एबल टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द present generation, and also we take care of the needs of the requirements of the future generation, and we use the resources without harming the nature. तो ये दो चीज़ें हैं. पहला कि फ्यूचर जनरेशन की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए हम रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, और दूसरा वी मेक श्योर दैट वी वेरी लेस और मिनिमम अमाउंट ऑफ डैमेज इज़ डन टू दी एनवायरनमेंट. तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि फ्यूचर जनरेशन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके, और दूसरा कि वातावरण या एनवायरनमेंट को बहुत ही कम नुकसान पहुंचाए या नुकसान को बिना नुकसान पहुंचाए हम लोग रिसोर्सेज को यूज़ करें. वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है. ठीक है, तो देखिए अगला सेगमेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एजेंडा 21. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? इट इज़ द डेवलपमेंट विच इज़ डन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन और डैमेजिंग द नेचर. तो सिंपल वर्ड्स में मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि हमारे फ्यूचर जनरेशन के रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखना होता है, प्लस नेचर को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करना होता है. तो ये दो इम्पॉर्टेंट कंडीशंस हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो पूरा वर्ल्ड जो है आज की डेट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे एम्फेसाइज कर रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ज़्यादा जोर दे रहा है. क्यों? क्योंकि इससे हमारे फ्यूचर जनरेशन की रिक्वायरमेंट को भी ध्यान में रखा जा सकता है, प्लस एनवायरनमेंट को भी हमें बचाना है. इसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही एक रास्ता है जिसको हम अपना सकते हैं. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत एजेंडा 21 है जो हम लोग पढ़ेंगे. तो एजेंडा 21 शॉर्ट में समझ लो क्या है. इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें पता ही है क्या होता है. तो एजेंडा 21 एक प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य है
कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। फॉर डिमिनिशिंग पॉवर्टी एनवायरमेंटल डैमेज, जिससे कि पॉवर्टी को ख़त्म किया जा सके और एनवायरमेंट डैमेज को भी ख़त्म किया जा सके। तो एजेंडा 21 को आप डिटेल में समझते क्या है। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। तो 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में एक अर्थ समिट हुआ, जिसके अंतर्गत 100 से ज़्यादा देशों ने भाग लिया और उन्होंने ये डिसाइड किया आपस में कि हम लोगों को अब जो भी हमारा जो प्लानिंग होगा, रिसोर्स प्लानिंग, वो सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आधार पे होगा। मींस हम लोग ऐसी प्रोसेसेस, ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट्स को पूरा किया जा सके, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो मेजर्स हैं उसको लेना है। ठीक है, तो यही था आपका रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। सो इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ द स्टेट्स मेट इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। तो ये ध्यान रखना कि ये फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट था। कब हुआ था? जून 1992 में। सेकेंड, द समिट वॉज कन्वेन्ड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट दी ग्लोबल लेवल। कि इसलिए इसको क्या किया, जो हमारा अर्जेंट प्रॉब्लम है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये दो चीज़ों का एम था इसमें। उसके बाद द असेंबल्ड लीडर्स साइंड द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन दी 21st सेंचुरी। ये इसका पूरा कॉमन प्रोग्राम था। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि लैंड किस तरह से एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए, और वन मोर वीडियो will make on this chapter, and then this chapter will be completed. So if you have any doubt, if you had any doubt in understanding any segment, please feel free to drop a comment in the comment box, and I would help you out afterwards. Thank you very much.